सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घड़िया और मैं आज आपको इस वीडियो के चैनल के द्वारा CSS का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। सो जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मैं लेके आया हूँ CSS। हमारा जो पिछला वीडियो था HTML का कि ओनली HTML टू मेक वेबसाइट, वो मैंने ट्यूटोरियल आपको बता दिया और HTML लैंग्वेज सारी थियोरी और प्रोजेक्ट से पार्ट वाइज आपको बता दिया। सो आज मैं लेकर आया हूँ CSS का ट्यूटोरियल्स। सो इस CSS के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको पार्ट वाइज CSS आपको सिखाऊंगा। सो सबसे पहले है CSS, यानी कि उसका फुल नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर CSS के जो मुख्य पॉइंट्स है, जो हम कह सकते हैं कि जो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि फर्स्ट है CSS इज केस सेंसिटिव, यानी कि CSS केस को सेंसिटिव करता है। यानी कि आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तो ये अलग मीनिंग निकालेगा और कैपिटल लेटर लिखेंगे तो भी ये अलग मीनिंग निकालेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पर लिखता हूँ नेम। सो ये दोनों को अलग अलग तरीके से समझेगा। जैसे कि HTML को हम कोई भी लैंग्वेज में लिखे वो एक ही आउटपुट देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा जो CSS के जो कोड मेथड है उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि स्मॉल है तो यहाँ पर स्मॉल लिखना पड़ेगा, और जो जहाँ पर कैपिटल है तो वहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ेगा। सो दूसरा पॉइंट है CSS इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल इन HTML एलिमेंट, यानी कि आपका जो HTML कंटेंट का एलिमेंट है उसको आप एडवांस लेवल की डिजाइन देना चाहते हैं। सो इसके लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है? CSS लैंग्वेज का। तीसरा पॉइंट है CSS इज मेड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। CSS से आप जो हमारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज है, जैसे कि आपको पैडिंग देना है वो तो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। जैसे कि हम HTML कोई एट्रीब्यूट कोई टैग है, उसका जो एट्रीब्यूट है उसकी जो हमें प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देनी है, सो इसके लिए यूज होगा CSS। और चौथा पॉइंट है CSS हेल्प HTML एलिमेंट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, यानी कि आपका जो कंटेंट है उसका जो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट है उसको आप दूसरों की नज़र में अट्रैक्टिव और शानदार बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यूज होगा CSS। इसके बाद है टाइप्स ऑफ CSS, यानी कि CSS के 2 या 3 टाइप्स है। जैसे कि पहला है इंटरनल CSS, यानी कि और इसका जो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में इन दिस टाइप CSS कोड इज रिटन इन विथ HTML कोड, यानी कि आपका जो पहला इंटरनल CSS का टाइप है इसके अंदर आप कोई भी टैग है, यानी कि नहीं स्टाइल टैग है, यानी कि एक फाइल है कोड की HTML की, उसके अंदर ही आप CSS का कोड करना चाहते हैं तो आप हेड के अंदर जाके यहाँ पर आपको ये टैग लिखना है, स्टाइल टैग, और उसके अंदर आपको CSS के जो लैंग्वेज है उसको स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट है वी हैव टू राइट CSS कोड इन स्टाइल टैग, यानी कि आप एक ही फाइल में CSS का कोड आप रन कराना चाहते हैं, सो इसके लिए आप उसके अंदर स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है वी कैन राइट स्टाइल टैग इन हेड टैग, यानी कि आपको ये टैग है स्टाइल टैग, इसको आपको हेड टैग के अंदर लिखना है। वो आप पहले टाइटल भी रख सकते हैं और पहले स्टाइल टैग भी रख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रकार का एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हमने HTML ले लिया, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल।
उसके बाद स्टाइल टाइप CSS, यानी कि मैंने पहले यहाँ पर बताया वो टैग। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको CSS कोड लिखना है और यहाँ पर खत्म हुआ HTML कोड। अब दूसरा टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS। हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इन दिस टाइप CSS कोड इज रिटन इन सेपरेट फाइल, यानी कि आप HTML की तरह दूसरी नई फाइल में CSS का कोड करना चाहते हैं, सो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल CSS। सो आपको इस टाइप में दूसरी फाइल है उसमें आपको कोड करना चाहते हैं तो इस टाइप का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एंड द फाइल इज सेव्ड विथ .css एक्सटेंशन। जैसे कि हम HTML फाइल को सेव करते थे तब हम .html एक्सटेंशन लगाते थे। सो CSS की फाइल नहीं बनानी है तो आप वहां पर .css एक्सटेंशन लगाएंगे। ओके। तीसरा पॉइंट है इन ऑर्डर टू ज्वाइन CSS फाइल एंड HTML फाइल वी हैव टू यूज, यानी कि आपको एक HTML फाइल है और एक CSS फाइल है। उस HTML और CSS फाइल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक फाइल को एक बटन की द्वारा इंटरकनेक्ट करना चाहते थे तो वहां पर हम एंकर टैग यूज करते थे, और यहाँ पर हमें कोड की फाइल को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे लिंक टैग, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर REL है वो उसका एट्रीब्यूट है, टाइप उसका एट्रीब्यूट है और href उसका एट्रीब्यूट है। सो href में आपका लोकेशन यानी कि पाथ ऑफ CSS फाइल, टाइप में आप टेक्स्ट CSS। ओके। टाइप यानी कि आप इस फाइल को इंटरकनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है तो उसको जावा JS करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर CSS है यानी कि आपको टेक्स्ट/CSS का यूज करना पड़ेगा। और REL यानी कि स्टाइल शीट, आपको जो आपका जो स्टेट है उसको आप इस फाइल के द्वारा क्या करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं CSS के कोड के द्वारा हमारे एलिमेंट को स्टाइल। सो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको डेमो बता दिया है, यानी कि एग्जांपल, कि ये हमारा है HTML। आपको पता ही चले जाएगा कि कैसे हम यूज करते हैं। ये HTML फाइल का कोड है और ये CSS फाइल का, यानी कि आपका जो CSS फाइल है उसका नाम है external.css। सो इसके लिए यहाँ पर आपको CSS कोड डालना पड़ेगा। ये न्यू फाइल है CSS की, न्यू फाइल ऑफ CSS। उसके बाद यहाँ पर आपको हेडी टैग में लिखना है लिंक टैग, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और अब आएगा तीसरा पार्ट टाइप CSS का, इनलाइन CSS। In this type of CSS, code is written as value of style attribute, यानी कि आप एक ही टैग या फिर दो टैग को CSS की स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS। आपको थोड़ा ही CSS का कोड करना है तो आप इसके लिए ये इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी टैग है उसका एट्रीब्यूट स्टाइल लिखना, और उसके बाद उस कंटेंट को आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो आप पर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। सो मैं तो ज़्यादातर तो मैं पहला वाला ही यूज करता हूँ, इंटरनल CSS, जो एक फाइल के अंदर CSS का कोड कराती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे मैं आपको बताऊंगा जो नया CSS का कोड आएगा वो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो जो भी नए व्यूअर्स हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।
सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज आप सबको CSS का मैंने पार्ट 2 ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिलेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं और ये सिलेक्टर्स कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने टाइप्स ऑफ CSS के बारे में देखा था कि पहले में हम इनलाइन CSS यानी कि वन पेज वाला CSS और फिर जो हमारा था वो एक्सटर्नल CSS और न्यू फाइल वाला इंटरनल CSS। ओके, सो ये तीन थे हमारे CSS का टाइप। अब बारी आती है सिलेक्टर्स। इसमें 5 टाइप्स है। पहला है सिंपल सिलेक्टर्स, दूसरा है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, तीसरा है एलिमेंट सिलेक्टर्स, चौथा है क्लास सिलेक्टर्स और पांचवा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, यानी कि हमारा जो टैग है उसका एट्रीब्यूट है उसका सिलेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सिलेक्टर्स। सो इसका यूज क्या है? वी सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। ये सिलेक्टर्स हम कोई भी एलिमेंट यानी कि एलिमेंट के अंदर आता है टैग और टैग का जो नाम, आईडी और क्लास है उसके हिसाब से हमें डिजाइन करनी है CSS लैंग्वेज में। सो इसके लिए यूज होगा सिंपल सिलेक्टर्स, यानी कि एग्जांपल के लिए आप मान लो कि हमारा जो टैग है वो है पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग। ओके, सो इस पैराग्राफ टैग को आपको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अब आपको आपके जो वेब पेज है उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ टैग है। सो आप सिंपल से सबसे पहले सिर्फ पी लिख सकते हैं। सिर्फ पी लिखेंगे तो क्या होगा? सिंपल, यानी कि आप सीधा सही से मैं बताऊंगा तो आप जो टैग का नाम है उसको सीधा ही लिख देंगे तो ही ये डिजाइन हो जाएगा। अब दूसरा है सिलेक्ट यूजिंग आईडी सिलेक्टर्स, यानी कि जो हमारा आईडी है, आपको एक वेब पेज में जैसे कि ये 2 पैराग्राफ है तो पहला वाला पैराग्राफ का जो हमने डिजाइन करनी थी वो तो हमने सिर्फ सिंपल सिलेक्टर्स के जो पहली वाला टाइप था कि आप सबसे पहले सिर्फ टैग की माध्यम से ही सिर्फ उसका नाम लिख के डिजाइन कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा जो आईडी, यानी कि आईडी है वो एक वेब पेज में एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि जो हमारा पी टैग है उसको आप सीधा ही लिख देंगे तो जितने भी एक वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे वो सबकी डिजाइन एक कोड से आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरी हेडिंग है हेलो हेलो, 2 हेडिंग है। अब मेरे को 2 हेडिंग को एक ही डिजाइन करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? ये वाला कि सिंपल यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि ये इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल के तरह ही समझ देता हूँ। जैसे कि दूसरा भी पी है हेलो करके। ओके, सो ये हेलो है, ये दोनों को आपको एक ही डिजाइन करनी है और आपको लिखना है कोई भी कंटेंट हो वो आप लिख सकते हैं। सो इसको आप डिजाइन करनी है तो आप यूज करेंगे, आपको तो बहुत सारी मेहनत नहीं करनी होगी क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा। सो इसके लिए हम यूज करेंगे एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि आप सिर्फ पी टैग है तो आप पी टैग को डिजाइन करना चाहते हैं तो पी लिख के आप उसका कोड लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला हेलो भी आ जाएगा डिजाइन में और ये वाला हेलो भी आ जाएगा और दूसरा जो भी पैराग्राफ टैग का जो कंटेंट है उसमें भी सेम ही डिजाइन हो जाएगी। अब दूसरा आता है सिलेक्ट यूजिंग आईडी, यानी कि सिलेक्टर यूजिंग आईडी, कि आपको 2 पैराग्राफ है आपने मान लिया तो आपको एक को अलग डिजाइन करनी है। यानी मैं आपको एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ कि जैसे कि 3 पैराग्राफ है। अब आपको करना है 2 पैराग्राफ को अलग सेम डिजाइन और
तीसरा वाला है उसको आप अलग डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए यूज करेंगे पहला वाला जो सीधा टेक्स्ट से डिजाइन होगा, वो तीनों पैराग्राफ के लिए। अब आपको करना है क्या कि तीसरा पैराग्राफ है उसकी डिजाइन अलग करनी है। सो इसके लिए आप यूज करेंगे ये यूजिंग आईडी सिलेक्टर, यानी कि आपको जो तीसरा वाला है वो उन दोनों से अलग करना है। सो इसके लिए आप तीसरे वाले जो टैग है उसका जो आईडी है वो दे देंगे आप, जैसे कि डेमो करके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय द, तो यहाँ पर जो बाय है उसका कलर और आपको साइज जो भी बदलनी है वो आप यहाँ पर CSS के अंदर हमने आईडी दे दी थी डेमो। सो आपको याद रखना है कि आईडी के लिए ये हैशटैग यूज होगा और क्लास के लिए डॉट, मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। और ये आईडी है वो एक ही टैग है, यानी कि जो P टैग है उसकी एक ही आईडी बना सकते हैं एक वेब पेज में। अब आपको ऐसा नहीं है कि दूसरी पैराग्राफ है तो उसकी पे आईडी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी एक ही आईडी बना सकते हो आप। अब उसके बाद आता है सिलेक्ट यूजिंग क्लास सिलेक्टर। ये क्लास सिलेक्टर क्या होता है कि ये क्लास है वो आप अपने हिसाब से जितने भी इनफाइनाइट आप क्लास बना सकते हो, कोई भी डिजाइन करने के लिए, कोई भी कंटेंट टैग एट्रीब्यूट किसी का भी आप डिजाइन करने के लिए आप इनफाइनाइट क्लास बना सकते हो। यानी कि अब है जैसे कि हमने आईडी कहाँ पर दी थी, आईडी के लिए हमने याद रखा था कि आईडी का जो नेम है वो एक ही बार यूज होगा, और क्लास का नेम आपको जितने भी टैग, जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी कंटेंट में डिजाइन करना चाहते हैं वहां पर आप एक ही क्लास का नेम लिख देंगे। सो वो सब में एक ही डिजाइन हो जाएगी। जैसे कि ये P टैग है, यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो और यहाँ पर मैंने लिखा है बाय द वे। ओके, सो आप ये हेलो और बाय द वे में एक ही डिजाइन करना चाहते हैं तो आप एक ही क्लास बनाएंगे तो भी चलेगा, जिससे आपका जो मेहनत है वो भी बचेगी, आपका समय भी बचेगा। सो यहाँ पर जो टेक्स्ट है आपने देख लिया, तो ये टेक्स्ट है वो क्लास का नाम है और यहाँ पर भी क्लास का नाम है, और आपको CSS के अंदर एक ही बार कोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये दोनों में जो भी साइज, कलर या एनीथिंग आपको जो भी कोड करना है वो आप एक बार करेंगे तो सभी में एक जैसा डिजाइन आ जाएगा। ओके, आपको ये समझ में आ गया, और न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आंसर दे दूंगा। अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर गुजराती में लिखा है पर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा कि ओके, अब इसके बाद जिसका भी टैग है उसका क्लास का नेम जो सेम होगा वहां पर आप सेम ही लिखेंगे, तो अब डिजाइन भी सेम ही होगी। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। और आपको एक ही क्लास का जो नेम है वो आप रिपीट कर सकते हैं। और आपको जैसे कि कई सारे टैग में एक ही जैसी डिजाइन करना चाहते हैं, सो इसके लिए आप एक ही जैसे जो क्लास का नेम है वो आप रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो आपका ये सिलेक्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे का जो सिलेक्टर है वो तो मैंने आपको बता दिया, और ये कॉम्बिनेटर, एलिमेंट, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर वो सब मैंने आपको बता दिया। एट्रीब्यूट तो मैंने आपको पहले से समझा दिया। कॉम्बिनेटर को भी मैंने आपको समझा दिया था। ओके, सो यहाँ पर हमारा सिलेक्टर्स का जो पार्ट था वो हुआ खत्म। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम कमेंट्स और आगे जो भी आता है नया पॉइंट्स वो मैं आपको बताऊंगा। सो मिलता है अगली वीडियो में। तो जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।
सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 3 ऑफ द CSS लैंग्वेज ऑफ द कोर्स ऑफ बिगिनर्स। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमने क्लास सिलेक्टर हम यूज कर सकते हो वो, और आईडी यूजिंग सिलेक्टर्स, यानी कि आप कैसे कोड कर सकते हैं CSS में, किस किस टाइप का कोड कर सकते हैं और किस तरह से आप HTML फाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज हम देखेंगे कमेंट्स, यानी कि आपको कोई लाइन जरूरत से ज्यादा लिखा गई, आपसे लिख गई, तो आपको उस लाइन को डिलीट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो वहाँ पर आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें 2 टाइप के कमेंट्स हैं, यानी कि आपको एक ही लाइन की जो लाइन है उसको रन नहीं करानी और लिखनी भी है और रन नहीं करानी, तो इसके लिए आप सिंगल लाइन यूज करेंगे। और आपको एक से ज्यादा की जो लाइन है उसको रन करानी है, रन नहीं करानी और रखनी है राइटिंग के हिसाब से, तो आप मल्टी लाइन का यूज कर सकते कमेंट्स। जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है कि आप जहाँ पर भी सिंगल लाइन कमेंट करेंगे तो वो एक लाइन है, वो कोड रन नहीं होगा, जिससे कि डिलीट के हिसाब से ही रन होगा। जैसे कि आपको जैसे कि इस लाइन को आपको रन नहीं कराना है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और आपको डिलीट नहीं कराना है तो आप इस लाइन को डिलीट नहीं कराना, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि उसको रन नहीं कराना, तो उसको आप रन नहीं कराना चाहते तो इसके लिए आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर हुआ है। अब आप जिस लाइन के आगे ये वाला निशान 2 बार लगाएंगे, स्लैश वाला, तो वो लाइन है वो रन नहीं होगी वेब पेज में। जैसे कि ये है तो ये रन नहीं होगी। अब आगे आता है मल्टी लाइन कमेंट। सो मल्टी लाइन कमेंट में स्टार्ट मल्टी लाइन कमेंट आता है और एंड मल्टी लाइन कमेंट आता है। जैसे कि आपको कोई कोड है 3-4 लाइन का, आपको उसे रन नहीं कराना और आपको उसे डिलीट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आपको ऐसे ही कोड में रखे रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मल्टी लाइन में जहाँ पर भी कोड स्टार्ट कराना चाहते हैं, कोड रन नहीं कराना है वो वाला कोड, तो वहाँ पर आप ऐसा चिन्ह लगा के और एंड यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा के करना है। सबसे पहले तो स्लैश और उसके बाद मल्टीपल की निशानी, और एंड कराने के समय उल्टा, सबसे पहले मल्टीपल की निशानी और फिर स्लैश। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कमेंट का यूज CSS लैंग्वेज में कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर्स CSS, यानी कि आपको कोई भी कंटेंट है वेब पेज में, उस कंटेंट को कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आप कई तरह से दे सकते हैं उसको कलर। जैसे कि यहाँ पर वी कैन यूज कलर नेम, RGB, हेक्स, HSL, RGBA और HSLL। सो यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ यूज नेम या फिर RGB या फिर हेक्स और या फिर RGBA का ही यूज होता है। HSL और HSLA उसका यूज ज्यादातर नहीं होता। जो बहुत ही हाई लेवल के डिजाइनर है उसके लिए ये वाला काम में आता है। हमारे लिए तो एडवांस हमें डिजाइन करनी है, सो इजी यहाँ पर ये रहेगा कि हेक्स कलर कोड या फिर नेम RGB से भी ज्यादा। ओके, अब जैसे कि एग्जाम्पल की तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलर्स नेम, तो टोमेटो आप लिख सकते हैं, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम, सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायोलेट एंड लाइट ग्रे। अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि P कलर टोमेटो, फिर RGB, तो RGB को आप
किस तरह से लिख सकते हैं, RGB यानी कि रेड ग्रीन मिक्सचर ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो आपको अपने हिसाब से पहला वाला है वो रेड होगा, दूसरा वाला है वो ब्लू होगा और तीसरा वाला ग्रीन होगा। सो इस प्रकार से RGB यूज होता है। उसके बाद आता है हेक्स कलर कोड्स। हमने HTML में भी इसका यूज किया होगा। सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ कलर, यानी कि कलर की जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज है उसका यूज यहाँ पर हेक्स कलर कोड्स में होगा, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEF। इट इज अब आता है फर्स्ट 2 डिजिट्स आर फाउंड इन रेड कलर, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट है ये पहले डिजिट रेड कलर के लिए होते हैं, सेकंड 2 डिजिट होता है वो ब्लू कलर के लिए होते हैं, और थर्ड 2 डिजिट होते हैं वो ग्रीन कलर के लिए होते हैं, और फोर्थ 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंटी, यानी कि आप कितना ट्रांसपेरेंटी करना चाहते हैं कलर को। जैसे कि कई तरह के कलर होते हैं, कोई कलर डार्क होता है, कोई कलर लाइट होता है, तो इसके हिसाब से ट्रांसपेरेंटी आप कर सकते हैं। सो ये कलर्स CSS में सभी जगह एक जैसा ही होता है, जैसे कि RGB में भी मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन, एक्स कलर कोड में भी ऐसा। पर एक्स कलर कोड में एक जो आपको एक्स्ट्रा दे देती है आपका जो यूज है वो, कि वो था ट्रांसपेरेंसी। ओके, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने एग्जांपल की तरह पर लिखा हुआ है वो, और वो हम HTML भी यूज करते ही थे। उसके बाद आता है कलर HSL, यानी कि उसमें जो पहला वाला है, हाँ जो पहला वाला है वहाँ पर आपको परसेंटेज देना है, सभी जगह आपको परसेंटेज देना है। और RGBA में भी ऐसा ही होता है, RGB यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू, और ट्रांसपेरेंसी ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पर भी HSL में भी वैसा ही होता है, और HSL में भी, HSL में आपको ट्रांसपेरेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने को नहीं मिलेगी, पर HSL में आपको ट्रांसपेरेंटी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने को मिलेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, और जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 4 ऑफ द HTML CSS कोर्स ऑफ द बिगिनर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज लेकर आया हूँ पार्ट 4 ऑफ द CSS लैंग्वेज ट्यूटोरियल ऑफ द बिगिनर्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कैसे कलर CSS यूज कर सकते हैं और कैसे हम जो हमारा हमने कमेंट्स यूज कर सकते हैं वो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड CSS के बारे में जानकारी और डिटेल्स में कैसे हम जान सकते हैं। तो इसके लिए मैं पार्ट 4 लेके आया हूँ बैकग्राउंड CSS के बारे में। सो यहाँ पर बैकग्राउंड CSS की कुछ प्रॉपर्टीज है और उसकी कुछ वैल्यूज है। अब उसके बाद हम प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं और उसकी वैल्यूज को भी समझते हैं। सो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, उसकी 3 वैल्यू है, कलर नेम, हेक्स कोड और RGB कोड। उसके बाद है बैकग्राउंड इमेज। सो यहाँ पर है URL, आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो भी डाल सकते हो और यहाँ पर ये है वो भी डाल सकते हैं, यानी कि फाइल पाथ है आपके कंप्यूटर का उसका भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, यानी कि आपका यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज है, नो रिपीट, रिपीट टेक्स्ट और रिपीट वाई। सो यहाँ पर नो रिपीट में क्या होगा कि आपकी इमेज है वो एक ही बार रन होगी, यानी कि एक ही बार आपके वेब पेज में शो होगी।
उसके बाद है रिपीट। रिपीट यानी कि आपकी जो इमेज है वो सारा का सारा पेज है वहां पर फैल जाएगी। उसके बाद आता है रिपीट टेक्स्ट। रिपीट टेक्स्ट यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल कॉलम की लाइन है वहां पर आपकी जो इमेज है वो सारी फैल जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में ही। उसके बाद आता है रिपीट वाई। रिपीट वाई क्या होगा कि आपकी कॉलम की जो सीधे के सीधा है वो इमेज से भर जाएगा। उसके बाद आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट की बारी। सो बैकग्राउंड अटैचमेंट में 2 वैल्यूज है। फर्स्ट है फिक्स्ड और सेकंड है स्क्रॉल। फिक्स्ड में क्या होगा कि जो आपकी इमेज है वो एक ही जगह यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, यहाँ पर से हिलेगी भी नहीं। और यहाँ पर क्या है स्क्रॉल। स्क्रॉल में क्या होगा कि आपकी इमेज वहां पर आपकी जगह भी रहेगी, पर आप स्क्रॉल करेंगे तो वो अपने हिसाब से स्मूथली स्क्रॉल करेगी, यानी कि एनिमेशन के हिसाब से स्क्रॉल होगी। उसके बाद आता है बैकग्राउंड पोजीशन। सो बैकग्राउंड पोजीशन क्या है कि यहाँ पर काफी सारी इसकी जो है वैल्यूज वो है, यानी कि आप इमेज को टॉप लेफ्ट देना सकते हैं, टॉप राइट, टॉप सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट एंड बॉटम सेंटर। यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज है वो है बैकग्राउंड पोजीशन की। उसके बाद आता है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, यानी कि आप बैकग्राउंड लिख के आप कैसे सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यूज एक ही बार में कैसे हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप कलर लिख सकते हैं। उसके बाद इमेज रिपीट होनी चाहिए, या फिर अटैचमेंट पोजीशन, या फिर कलर क्या ब्लैक होना चाहिए, इमेज URL, नो रिपीट, फिक्स्ड, अटैचमेंट फिक्स्ड, पोजीशन राइट टॉप। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से एक ही बारी में दे सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड साइज, यानी कि आप पिक्सल में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में। मेरे ख्याल से तो आपको परसेंटेज में ही देनी चाहिए, क्योंकि आपको जो आपकी वेबसाइट है उसको आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप परसेंटेज की वैल्यूज है वही आप यूज करेंगे, पिक्सल से भी ज्यादा। और पिक्सल तो आप जो डेस्कटॉप साइज वेबसाइट है उसको आप जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पिक्सल का यूज करेंगे। बाकी तो आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं सो आप परसेंटेज वैल्यू का ही यूज करने वाले हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ। सो पैराग्राफ यानी कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने हाइट दे दी, उसके बाद विड्थ दे दी, उसके बाद बैकग्राउंड सीसेस, कलर, इमेज, साइज, रिपीट, पोजीशन एंड अटैचमेंट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा वाला है एग्जाम्पल, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइट मैंने दे दी है, विड्थ दे दी है, बैकग्राउंड ये दे दी, रेड दे दी, और ये दे दी है। और यहाँ पर नो रिपीट और फिक्स्ड राइट, पोजीशन और अटैचमेंट ना रिपीट। ओके, सो अब हम इसका जो है वो कोड रन करके देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर तो मैं आपको इमेज का भी बता दूंगा, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन और साइज का। सबसे पहले हम अटैचमेंट देखेंगे। इसके लिए मैंने कोड एडिटर ओपन कर दिया, यहाँ पर कोड लिखा, एक बढ़िया सा टाइटल दे दिया। उसके बाद यहाँ पर एक डिव दे दी, उसके बाद एक पी, स्टाइल के लिए, और यहाँ पर डॉट पी करके विड्थ दे दूंगा इसकी 100%, हाइट भी दे दूंगा 100%। उसके बाद बैकग्राउंड दे दूंगा URL,
इमेज एड्रेस है वो मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पर आपको दी हुई है उसकी विड्थ, काम करते हैं हम डिव को हटा देते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं। तो ये आएगा। एक काम करते हैं, इसको डिव के अंदर ही लिख देते हैं। जो डिव था वो एक बना दिया क्लास भी करके, उसके बाद जो कंटेंट है वो लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज के अंदर अब इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए वो रिपीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यह इमेज तो आ गई। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या कराना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो मुझे कराना है स्क्रॉल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर भी, क्योंकि मैं आपको रन करके दिखता हूँ कि ये हमारा जो इमेज का पहला वाला कंटेंट है वो है और यहाँ पर ये इमेज का दूसरा वाला कंटेंट है वो है। तो इसको मैंने क्या किया कि स्क्रॉल किया बैकग्राउंड अटैचमेंट, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, बैकग्राउंड फिक्स्ड, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो फिक्स हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे स्क्रॉल हो रहा है, जो बैकग्राउंड है वो नहीं हिल रहा। आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड वो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो हिल ही नहीं रहा। और यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देखें तो ये क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल होना चालू हो जाएगा, यानी कि जो ये वाली बूंद है पानी की वो स्क्रॉल हो रही है। और यहाँ पर मैं करूँगा फिक्स्ड, तो ये क्या होगा कि ये बूंद है वो हिलेगी ही नहीं। आप देख सकते हैं वो अपनी पोजीशन में ही है। सो इस प्रकार से आप एक इल्यूजन क्रिएट करके आप अपने हिसाब से जो है वो CSS का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज
आप कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और ये चैनल के जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 5 CSS ट्यूटोरियल लेके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज आप सबको बॉर्डर CSS के बारे में सिखाऊंगा। और आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 5 ऑफ द CSS लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर द बिगिनर्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ वैल्यूज से। सबसे पहले आता है बॉर्डर कलर, यानी कि जो बॉर्डर है उसका कलर क्या रखना है, जो आप कलर नेम के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि ब्लू रेड स्पेलिंग में लिख सकते हैं। दूसरा है हेक्स कलर कोड्स, तीसरा है RGB और चौथा है RGBA। मैंने पिछले सेशन के वीडियो में आपको बता दिया था कि क्या होता है RGB, क्या होता है हेक्स कलर कोड, और बैकग्राउंड CSS के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब दूसरी प्रॉपर्टीज आती है बॉर्डर विड्थ, यानी कि आप इसको पिक्सल में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में। अगर आपको कोई कोड के बिना आपकी वेबसाइट को या फिर आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप परसेंटेज ही यूज करना। ओके, अब इसके बाद आता है तीसरा बॉर्डर स्टाइल, यानी कि बॉर्डर आप किस प्रकार से रखना चाहते हैं, यानी कि सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, ग्रूव एंड रिज। सॉलिड में क्या होता है, सिर्फ आपकी बॉर्डर होती है। डबल में क्या होता है, आपकी बॉर्डर डबल बार आती है। डॉटेड में क्या होता है कि आपकी जो बॉर्डर है वो डॉट हो जाती है। उसके बाद डैश्ड में क्या आता है कि इस प्रकार से आपको डैश 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 करके जो बॉर्डर है वो इस प्रकार से आती है। फिर ग्रूव में भी इस प्रकार से और रिज में भी इस प्रकार से। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद आता है बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ एंड बॉर्डर राइट स्टाइल। ओके, यानी कि आप बॉर्डर लेफ्ट कलर भी कर सकते हैं, बॉर्डर लाइट कलर है वो भी कर सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ भी कर सकते हैं, बॉर्डर राइट विड्थ भी कर सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल भी कर सकते हैं और बॉर्डर राइट स्टाइल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर रेडियस, यानी कि आपकी जो बॉर्डर है उसको आप किस प्रकार से शेप देना चाहते हैं सर्कल साइज में, तो इसके लिए और उसकी वैल्यू है पिक्सल और परसेंटेज। इसके बाद आता है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, यानी कि आप बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस रख सकते हैं, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस रख सकते हैं, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस रख सकते हैं और बॉर्डर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कर सकते हैं और बॉटम राइट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारी बॉर्डर CSS के बारे में, और ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने कहा था नहीं कि आपको अगर रिस्पॉन्सिव वेब पेज या फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, परसेंटेज की वैल्यू ही। सो ये बॉक्स मॉडल है। सबसे पहले आता है मार्जिन आता है, उसके बाद ये बॉर्डर आता है, उसके बाद पैडिंग आता है और उसके बाद जो कंटेंट है आपका वो आता है। हाइट एंड विड्थ पिक्सल इज फिक्स्ड साइज फॉर ऑल स्क्रीन साइजेस, यानी कि जो पिक्सल है वो आपकी साइज को फिक्स कर देगी, यानी कि आप कम करेंगे रिस्पॉन्सिव में तो ये कम भी नहीं होगी। उसके बाद आता है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव, यानी कि पिक्सल वैल्यू है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसके बाद आता है हाइट, यानी कि हाइट और फिर नंबर और फिर पिक्सल, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा बार पिक्सल हो गया। उसके बाद आता है विड्थ, वो भी इस प्रकार से। फॉर रिस्पॉन्सिव साइज वी कैन यूज परसेंटेज इंस्टेड ऑफ पिक्सल, यानी कि आप पिक्सल की जगह पर परसेंटेज यूज करेंगे
सो आपकी जो वेब पेज और वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से पिक्सल की जगह यहाँ पर परसेंट है। सो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, यानी कि ये बॉर्डर का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कोड एडिटर को ओपन कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर CSS। उसके बाद यहाँ पर मैं शुरू कर दूंगा मेरा लिखना, यहाँ पर लिख देता हूँ बॉर्डर CSS। अब इसके बाद एक डिव क्रिएट कर देंगे, डिव के अंदर कुछ कंटेंट लिख देंगे हेलो करके, और फिर स्टाइल कर देंगे, डिव को स्टाइलिश कर देंगे थोड़ा सा कि डिव तुम्हारी जो वेट होगी वो होगी 100%, तुम्हारी जो हाइट होगी वो भी होगी 100%। तुम्हें थोड़ा सा मैं पैडिंग छोड़ देता हूँ 5% का। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर करके लिखता हूँ कि ये 2 पिक्सल होगी, फिर उसकी स्टाइल क्या होगी, सॉलिड होगी, और उसका कलर क्या होगा, रेड। अब इसको हम शुरू करके देखते हैं। क्या है बॉर्डर, आप देख सकते हैं कि ऑटो में ये हमारा आ गया कंटेंट, ये होगी हमारी बॉर्डर। इसके बाद आपको बॉर्डर का जो कलर वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आप करके देखते हैं ग्रूव। सो ग्रूव में आप जरा सा देख सकते हैं कि जो ग्रूव है वो 3D टाइप की आपको दिखाना शुरू हो जाएगी। आपको देखकर मालूम हो जाएगा कि ये कैसी है। मैंने इसको जूम कर दिया इसलिए। इसके बाद आता है ग्रूव के रीच। सब देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ जो है 3D हो जाएगी। उसके बाद आता है टेस्ट, टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है डॉटेड, डॉट में हो जाएगी। और मैं यहाँ पर रखता हूँ अभी रीच, क्योंकि मुझे रीच अच्छी लग रही है यहाँ पर। ओके, मैं इसको बढ़ा के 20 कर देता हूँ। आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि ये हम इसको किस प्रकार से रन कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको खोलता हूँ। अब बारी है रिस्पॉन्सिव बनाने की, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि हम कैसे बॉर्डर को और सबको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की सेशन। और आपको कोई जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कमेंट करके और मैं आपको तुरंत ही आंसर दे दूंगा। सो जो भी नए व्यूअर्स हो मेरी चैनल के, वो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 6 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज आपको सिखाऊंगा पैडिंग, मार्जिन, आउटलाइन, पोजीशन, जेड इंडेक्स etc। यानी कि आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 6 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स।
हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम बॉर्डर सेसेस के बारे में देख सकते हैं और बॉक्स मॉडल के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर सीएसएस हो गई और मैंने आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। और पिछले वीडियो का जो प्रैक्टिकल था उसमें मैंने आपको पैडिंग भी सिखाई थी और मार्जिन तो नहीं सिखाई थी, पर पैडिंग का मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। सो आज मैं फिर से आपको पैडिंग का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और पैडिंग में आता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेस इनसाइड बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर का अंदर आप थोड़ी सी जगह यार स्पेस रखना चाहते हैं, सो इसको हम क्या कहेंगे, पैडिंग। उसके बाद आता है पैडिंग के वैल्यूज, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वैल्यूज, यानी कि पैडिंग। फिर आप नंबर पिक्सल में दे सकते हैं और या फिर आपको परसेंटेज में भी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट आता है, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप और एंड पैडिंग बॉटम। ओके, उसके बाद आता है मार्जिन, यानी कि स्पेस आउटसाइड बॉर्डर एंड एलिमेंट, यानी कि जो आपका एलिमेंट है उसकी जो बॉर्डर है उसके बाहरी भाग में आप जगह देना चाहते हैं, सो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मार्जिन। यानी कि पैडिंग और मार्जिन दोनों अलग है। पैडिंग किसके लिए यूज होगा कि आपकी बॉर्डर के अंदर आप स्पेस देना चाहते हैं तो, और मार्जिन कब यूज होगा, जब आप अपने एलिमेंट या फिर बॉर्डर के बाहर स्पेस देना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्जिन यूज होगा। फिर मार्जिन में भी इस प्रकार है, मार्जिन लिखकर नंबर आप पिक्सल में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में। उसके बाद मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। आगे देखते हैं आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, यानी कि वो हम बॉर्डर के हिसाब से ही दे सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, पोजीशन। जो हमारी पोजीशन है वो स्टैटिक, ये पोजीशन ही सीएसएस का मुख्य भाग है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सीएसएस पोजीशन के ऊपर ही लिखी हुई है, यानी कि ये पोजीशन है वे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीएसएस। आप याद रखना, कहीं भी आप करना चाहते हैं तो ये बोल्ड कर देता हूँ और इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। तो इसको बारीकी से ध्यान से देखें। सबसे पहले आता है स्टैटिक, यानी कि ये डिफॉल्ट होती है आपकी पोजीशन। उसके बाद रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव टू नॉर्मल पोजीशन, यानी कि ये दो एलिमेंट है उसको आप एक ही तरह से पोजीशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रिलेटिव पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि आप अपने वेब पेज में कोई भी कंटेंट को अपनी जगह पर फिक्स करना चाहते हैं कि वो कहीं भी हिलेगा नहीं, यानी कि आप स्क्रॉल करें तो भी ये फिक्स ही हो जाए। तो इसके लिए आप फिक्स्ड जो पोजीशन है वो यूज करेंगे। और ज़्यादातर तो ये जो कुकीज वाला है एलिमेंट उसके लिए यूज होता है, या फिर आपको बॉटम से टॉप भी जाना है तो यहाँ पर स्मॉल सा जो सर्कल में आता है टॉप, और क्लिक करके आप टॉप पर पहुंच जाते हैं, इसके लिए यूज होता है। उसका बाद आता है एब्सोल्यूट, यानी कि इसका है नियरेस्ट पोजीशन इंसर्टर, यानी कि आप इस एब्सोल्यूट की पोजीशन के मुताबिक आपकी जो कंटेंट है वो आप कहीं भी आप रख सकते हैं सीएसएस में, यानी कि यहाँ से ये कंटेंट उठाए और यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट। उसके बाद आता है स्टिकी, बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल, यानी कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तभी ये स्क्रॉल होगा, बाकी ये फिक्स की तरह यूज होगा। सो हम इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, पैडिंग से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रैक्टिकल पोजीशन। सबसे पहले कोड लिखता हूँ और प्रैक्टिकल करके यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है, एक डिव बना देता हूँ, उस डिव के अंदर एक्सपैंड बना देता हूँ।
यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। उसके बाद एक स्टाइल करके डिव को स्टाइल दे देता हूँ। विड्थ क्या होनी चाहिए ऑटो, हाइट क्या होनी चाहिए 100%, फिर पैडिंग कितनी होनी चाहिए 2%, फिर मार्जिन कितनी होनी चाहिए 2%, और बॉर्डर क्या होनी चाहिए 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब इसको हम देखते हैं कहाँ पर है, ये प्रैक्टिकल करके मैंने सेव किया। आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला स्पेस है ये क्या कहलाता है पैडिंग, और ये जो बाहर वाला स्पेस है यह क्या कहलाता है मार्जिन। ओके, आप इसको याद रखना। उसके बाद आता है, मैं इसको आउटलाइन करके देखता हूँ आउटलाइन कैसे यूज होता है। आउटलाइन आप देख सकते हैं कि आपके बॉर्डर के आसपास आप आउटलाइन करना चाहते हैं, यानी कि हल्की सी जो बॉर्डर की तरह है, तो आप इसको आउटलाइन की तरह यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा था। अब बारी किसकी है, पोजीशन की, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पोजीशन। ओके, अब मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन स्टैटिक, यानी कि ये जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अब पोजीशन के बारे में आता है रिलेटिव, वहाँ पर भी अपने हिसाब से ही रहेगा। ओके, अब आता है रिलेटिव के बाद आता है फिक्स्ड। अब फिक्स को ये फिक्स है या भी नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा। हाँ, अब यानी कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। ओके, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कहा था कि कैसे हम इसका यूज होता है। अब फिक्स की जगह आती है एब्सोल्यूट। ओके, सो एब्सोल्यूट। हाँ, और अब इसको हम करना चाहते हैं सेंटर में, और यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 5%, यही लेगा। या फिर आप सिर्फ राइट से भी कर सकते हैं कि राइट, ये भी शो नहीं होगा, पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसको हाइट भी कर देता हूँ। ओके, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टिकी की। स्टिकी को भी एक बार रन करके देखते हैं। स्टिकी, और इसको कर देते हैं हाइट 100%। सो ये अपने हिसाब से रहेगा, यानी कि स्क्रॉल करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो इसके लिए मैं फिर से वो फिक्स वाला कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये स्मूथली स्क्रॉल नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो ये ज़्यादातर तो आपको फेसबुक की जैसा आप अपने वेब पेज में करना चाहते हैं, सो इसके लिए ज़्यादातर स्टिकी यूज होता है पोजीशन। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 7 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स। सो मिलता है अगली
वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज लेकर आया हूँ पार्ट 7 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर। हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 6 और पार्ट 6 में हमने देखा था कि हम कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द CSS लैंग्वेज यानी कि पोजीशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब और आउटलाइन, मार्जिन और पैडिंग, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज मैं लेकर आया हूँ CSS लैंग्वेज का आखिरी ट्यूटोरियल पार्ट 7 यानी कि पार्ट 1 से पार्ट 7 तक हमारी सारी की सारी CSS लैंग्वेज है वो हमें समझ में आ जाएगी। यानी कि ये पार्ट 7 है और सबसे पहले लेकर आया हूँ Z इंडेक्स और इसको हम नंबर से ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बाद में पिक्सल और परसेंटेज नहीं लगाना है, याद रखना। और 0 है, डिफॉल्ट है। फिर -1 यानी कि आपकी जो एक लेयर है उसके पीछे चली जाएगी और सिर्फ प्लस में 1 होगी तो ये आपकी लेयर की आगे आ जाएगी। और दूसरा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वैल्यूज है। यानी कि कलर है, फिर आप कलर नेम, एक्स कलर कोड्स, RGB, RGBA, HSL, HSLA यानी कि आप आधी से भी ज्यादा आप रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी सपोर्ट है आपके ब्राउजर में उस हिसाब से। अब बारी आती है टेक्स्ट अलाइन की, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को सेंटर देना चाहते हैं, लेफ्ट देना चाहते हैं, राइट देना चाहते हैं यानी और जस्टिफाई देना चाहते हैं। सो इसके लिए क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद क्या है, वर्टिकल अलाइन यानी कि जो बेसलाइन है आप बेसलाइन यानी कि जैसे कि 2 मिनट इस प्रकार से बेसलाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल अलाइन यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम वर्टिकल अलाइन यहाँ पर कहते हैं। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है बेसलाइन है, टेक्स्ट टॉप है, टेक्स्ट बॉटम है, सब है और सुपर है। आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉन, फिर ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रो। उसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यानी कि अपर केस यानी कि आपको कैपिटल लेटर में आपका जो टेक्स्ट है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जरूरत है। उसके बाद आता है लोअर केस यानी कि स्मॉल ABCD और फिर आता है कैपिटलाइज यानी कि सबका सब जो कैपिटल होना चाहिए। सो हम इसका जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल ऑफ लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ द CSS। इसके बाद यहाँ पर एक div ले लेता हूँ और यहाँ पर से 3 div ले लेता हूँ, फिर क्लास दे देता हूँ D1, फिर दूसरे को क्लास दे देता हूँ D2, तीसरे को क्लास दे देता हूँ D3। अब इसको मैं स्टाइल करके देखता हूँ और Z इंडेक्स का आपका जो मुख्य यूज है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आता है D1 और विड्थ दे देता हूँ फोटो, हाइट दे देता हूँ फोटो, उसके बाद पैडिंग दे देता हूँ 2%। इसको यहाँ पर मार्जिन नहीं देना है। उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, और इस प्रकार से D2 में यह वही का वही कोड कर देता हूँ मैं। D2 फिर D3 में भी वही का वही। अब Z इंडेक्स में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। यहाँ पर Z इंडेक्स में लिख देता हूँ -1 और यहाँ पर Z इंडेक्स में लिख देता हूँ Z इंडेक्स -2। और अब इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो तो वही के वही। अब हम इसको पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट। यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन टॉप 2%। और इसकी वैल्यू है वो हेलो कर जगह हाई और है कर देता हूँ। सो हमें मालूम पड़े कि ये क्या कहना चाहता है। इसकी जो बॉर्डर है वो रेड कर देता हूँ और इसकी ब्लू। क्या करना चाहता हूँ D1 है। D1 क्या है हमारा ब्लैक। इसको मैंने मार्जिन दे दी। इसको मैं दे देता हूँ 5%। काम कर देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है इसको दे देता हूँ 0 और जो हमारा कलर है वो दे देता हूँ वाइट। जो कलर वाला प्रॉपर्टीज है वो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए है। अब इसको मार्जिन राइट करके देखते हैं। मार्जिन राइट करके मैं देखता हूँ इसको 2%। इसको सिर्फ राइट देना, लेफ्ट देना है ना, इसलिए। ओके, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लाइट दे देता हूँ, लाइट ग्रीन। इसके बाद दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू। और उसके बाद मैं दे देता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो दे देता हूँ लाइट ग्रे। सब देख सकते हैं कि ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया और ये उसके पीछे, यानी कि ये सबसे आगे, ये बीच वाला है और ये सबसे पीछे है। और उसके बाद क्या आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी ऐसा ही मैंने कलर को आपको बताकर दे दिया। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, हाँ यार पर तो शो नहीं होगा इसलिए मैं D3 में ही दे देता हूँ कलर। इसको दे देता हूँ आप देख सकते हैं जो हमारा कलर आ गया। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन आता है तो इसको लाइन थ्रू कर देता हूँ। यानी कि बीच
वाला। सो आप देख सकते हैं फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा लास्ट सेशन ऑफ द CSS लैंग्वेज। अब मैं आपको आगे एक हमने HTML का जो सेशन है वो खत्म होकर एक HTML की वेबसाइट और वेब पेज बनाई था। हम ऐसा ही वेब पेज एक बनाएंगे CSS में और HTML और CSS को यूज करके, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट। सो जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।